कि जिस तरह का गीत हमारे कानों पर पड़ रहा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। लोकसभा में नरेंद्र मोदी पर बोले राहुल, सिर्फ एक व्यक्ति की बात सुनी जा रही है। शरद पवार ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन जारी रहेगा। सीट बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। अपराध की कैटेगरी से बाहर हो सकता है खुदकुशी की कोशिश। सरकार आईपीएस की धारा 309 को खत्म करने पर कर रही है विचार। मेरठ में महिला से गैंगरेप और जबरन धर्मांतर के आरोप के बाद इलाके में तनाव का माहौल। मामले में 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नहीं रहे कार्टून की दुनिया के प्राण। मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण का 76 साल की उम्र में हुआ निधन। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में। और बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन पर स्टे लगा दिया है, जिसके कारण गुरुवार को कोर्ट में पेश होने से उन्हें राहत मिली। इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 13 अगस्त को होने वाली है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराए गए मुद्दे पर दोनों कांग्रेसी नेताओं को सिटी कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। स्वामी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट में दोनों नेता अपने पावर का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से पूंजी की हेराफेरी की और लोकसभा चुनाव में पैसा खर्च किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लगा गया। दिल्ली में शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी की। जल्द ही सीटों के बंटवारे पर दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक होगी। पिछले दिनों एनसीपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एकला चलो के बयान से दोनों पार्टियों के बीच मतभेद पैदा हो गया था। लोकसभा में कांग्रेस सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई भी बाधित हुई। वहीं इस पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी वेल में उतर आए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग की कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में खूब हंगामा किया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि देश में सिर्फ एक व्यक्ति की ही सुनी जा रही है और किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा के वेल में भी 210वीं रिपोर्ट में कहा है कि आईपीसी के सेक्शन 309 को हटाने की जरूरत है। आयोग के मुताबिक सेक्शन 309 की मान्यताएं अमानवीय है। इस कानून के खत्म होने से दुखी लोगों को अपने कष्ट से मुक्ति मिलेगी। चलती ऑटो में से इंजीनियर लड़की ने छलांग लगाई। टाटा कंसल्टेंसी में कार्यरत 24 साल की यह लड़की घर जाने के लिए ऑटो में सवार थी, लेकिन ऑटो चालक घर की बजाय लड़की को कहीं और ही ले जाने लगा। तब लड़की ने घबराकर ऑटो से छलांग लगा दी। फिलहाल छात्र जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, जबकि पुलिस फरार ऑटो चालक की तलाश में जुटी है। रात को 9:30 पौने 10 के का टाइम था। एक लड़की जो उसका उम्र 24 साल है, वो काम पे से आके घर पे जा रही थी। उसने महादेव होटल
कापरोटे नाका यहाँ से रिक्शा पकड़ी, रिक्शा में बैठ के वो घर पे जा रही थी। जब रिक्शा प्रभाग समिति ऑफिस के सामने पहुंची तो अचानक उसने रिक्शा से खुदी मारी, तो खुदी मारने की वजह से उसको इंजर हो गई। लड़की के पिता ने कंप्लेंट दिए है, उसके तहत हमने भादवी कलम 364(5)(11) के तहत गुना दाखिल किया है। पिछले दिनों मुंबई में हुई जोरदार बारिश से शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी 11 झीलों में 11 लाख मिलियन लीटर स्टॉक पानी जमा हो गया है, जिससे मुंबईकरों को मनपा जल्द ही पानी की कटौती की समस्या से छुटकारा दे सकती है। मुंबई में फिलहाल 10% पानी कटौती अभी भी जारी है। नासिक से 30 किलोमीटर दूर पिंपल गांव के लोगों ने 35 सीसीटीवी कैमरा अपने गांव में लगाए हैं, जिससे महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये कैमरा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड जैसी जगहों पर लगाए गए हैं। नासिक जिले में निफाड तालुका में पिंपलगांव बसवंत नाम का ये शहर है। इस शहर में ग्राम पंचायत पिंपलगांव की तरफ से निफाड फाटा, बाद में बस स्टैंड, SBI चौक और रुचा होटल के पास CCTV बैठाया गया है। यहाँ पर अक्सर प्याज के, टमाटो के खरीदी के सिलसिले में और अंगूर के सिलसिले में देश और विदेश के बहुत से व्यापारी आया करते हैं। अलग अलग राज्यों से बहुत से लोग यहाँ पर आया करते हैं। तो ये जो CCTV कैमरे की वजह से हमें इन लोगों पे नज़र रखना बहुत आसान हो गया है। इसका जो कंट्रोल केबिन है पुलिस स्टेशन में इंस्टॉल किया गया है और उसका जो कंट्रोलिंग है। मॉडल से रेप करने के आरोपों का सामना कर रहे मुंबई पुलिस के DIG सुनील पारस्कर मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि DIG के ऊपर रेप के आरोप उसकी पूर्व क्लाइंट ने पब्लिसिटी के लिए लगाया है। पहले हुई जान पहचान, फिर खाई दोस्ती की कस्में, फिर जुड़े इमोशंस के धागे और अब बदनाम करने को आगे। वैसे तो पुलिस और आम जनता का रिश्ता प्यार और सरोकार का होना चाहिए, मगर इन दिनों पुलिस अपने काम से ज्यादा बाकी चीजों के लेकर काफी चर्चा में है। ताजा मामला DIG पारस्कर पर बलात्कार और छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक महिला मॉडल का है। इस मामले में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। पहले इसमें विवादित मॉडल पूनम पांडे का नाम आया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादकीय में अपना बयान देकर एक अलग मोड़ दिया था। सामनाचा अग्रलेख हा मराठी भाषेत लिहिलेला आहे। कदाचित भाषांतर ज्यांनी केलं त्याचं मराठी भाषेचं ज्ञान जर का तोकडं असेल तर तो गुन्हा आमचा नाहीये। कुठेही त्या अग्रलेखामध्ये आरोपींना सोडून द्या, पारस्कर निर्दोष आहे असं म्हटलेलं नाही, परंतु केवळ चारित्र्य हनन हे योग्य नाही। न्यायालयात प्रक्रिया ती चालू असताना कोणाचंही चारित्र्य हनन होता कामा नये। न्यायालय आपली समर्थ आहेत आणि त्याच अग्रलेखामध्ये आरोप झाल्यानंतर कालांतराने आरोप झालेली व्यक्ती सुटलेली आहे। हे सुकृत माणसं नाही आहेत। आम्ही एवढे काय खालच्या पातळीची विचार करणारी हीन माणसं नाही आहोत। जो गुन्हेगार असेल त्याला नुसती शिक्षाने मी तर म्हणून फासावर लटकवलं गेलंच पाहिजे, पण ते करत असताना हे जे काही आरोप आहेत, हे जे काही गुन्हे आहेत ते ताबडतोबीने दाखल केले गेले पाहिजेत आणि त्याच्यावरती कारवाई असेल, तुम्हाला न्याय निवडा असेल तो सुद्धा तात्काळ व्हावा, की जेणेकरून नंतर मग कोण सुटला आणि नंतर कोण अडकला असं होता कामा नये। मला असं वाटतं पुन्हा एकदा सांगेन की मराठी भाषेतला अग्रलेख ज्याला समजला नसेल तो त्याचा प्रॉब्लेम आहे। अब मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया कि मॉडल ने DIG पर बलात्कार का आरोप महज पब्लिसिटी पाने के लिए लगाया है। इतना ही नहीं, सिद्दीकी ने इस दौरान पीड़ित मॉडल से मिलने की CCTV फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग, साथ ही चैट मैसेज को भी एविडेंस के रूप में क्राइम ब्रांच को सबूत के तौर पर सौंप दिया है। वाकई में अगर कुछ गलत हुआ था तो फिर जिस तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा था मेरे क्लाइंट का और मिस्टर पारस्कर का, वो कम्युनिकेशन कोई रेपिस्ट के साथ नहीं चल सकता इस तरीके से। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इतने सारे सबूत वकील के पास पहले से ही मौजूद थे तो वो इतने दिनों बाद क्यों पेश किए जा रहे हैं। DIG सुनील पारस्कर
और महिला मॉडल के बीच में ये जो मामला है, इसमें कई और मोड़ सामने आने को है। देखना ये होगा कि आखिर पारस्कर दोषी है या मॉडल। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। और मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी से इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। डीआईजी सुनील परासकर केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। मॉडल द्वारा लगाए गए रेप के आरोप में जो मॉडल ने आरोप लगाया था, उसके पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि जो नया मोड़ आया है सर केस में, क्या है ये पूरा मामला। जिस तरीके से आपने जो है पुलिस को एक वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की है, उसमें क्या कुछ कहा गया था आपसे और मॉडल द्वारा क्या बातचीत हुई थी? देखिए, पुलिस को मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था बिकॉज आई वॉज अ विटनेस टू द एंटायर थिंग। तो मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए गया और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था इवन अदरवाइज टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ ऑफ द मैटर। जो भी सच्चाई थी बाहर निकलनी चाहिए थी वो। तो क्योंकि उन्होंने मेरे पे एलिगेशंस लगाए थे, मेरे एक्स क्लाइंट ने मेरे पे एलिगेशंस लगाए हैं और उन्होंने ये नहीं बताया कि आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, वो उन्होंने बताया नहीं। तो जो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग था जो साबित कर रहा था कि सच्चाई क्या है, मैंने वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे, जो टेक्स्ट मैसेजेस थे, जो ईमेल्स थे, वो सारे के सारे पुलिस को दिए बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द पुलिस वांटेड टू नो इट। द पुलिस ऑल्सो वांटेड टू नो वेदर आई वाज अवेयर रेप के बारे में, मोलेस्टेशन के बारे में मुझे मालूमात थी कि नहीं थी। तो वो भी मुझे बताना ज़रूरी था कि मुझे बिल्कुल मालूमात नहीं थी। 22 तारीख की रात तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई रेप भी हुआ है, कोई मोलेस्टेशन भी हुआ है और ये नोटिस गया था जबकि 7 तारीख को। तो उस वजह से जो सारी जगह पे जो अभी सर्कुलेट हो रहा है, जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि वो जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है जो सीसीटीवी फुटेज, वो तो मैंने दिया ही नहीं हूँ और बाकी चीज़ें जो थी वो पुलिस को दी गई थी। अभी क्या निकल रही है बाहर, क्यों निकल रही हैं और ये टाइम पे क्यों निकल रही है, जो मुद्दा उठ रहा है, जो क्वेश्चन उठ रहा है, ये अभी निकल रही हैं क्योंकि अभी मैं जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हूँ 2-3 दिन पहले, इसी वजह से बाहर आ रही हैं। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए सिद्दीकी सर, जिस तरीके से अगर पूरे मामले, जैसे आपने बताया कि आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो आपके पास जो रिकॉर्डिंग थी और ये पूरे मामले पे अगर हम नजर डालें तो लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। जून से ये मामला चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 28 जून की पहली ईमेल जो अब तक मॉडल ने सौंपी है पुलिस को, उसमें 28 जून मॉडल के पुलिस के पास मिली है, लेकिन इतना देर आप द्वारा दिया गया स्टेटमेंट और वीडियो क्लिप क्यों इतनी लेट लगी? क्योंकि मैंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया था। पुलिस ने जब मुझे बुलाया था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं उस टाइम पे रमज़ान चल रहे थे, तो मैंने बोला था मैं बाद में आकर रिकॉर्ड करूंगा स्टेटमेंट। और जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने गया तो वहाँ पे पूरी प्रेस और मीडिया वहाँ पे सब खड़ी थी। उन लोगों को सच्चाई जाननी थी, उन लोगों ने अपने तरीके से अपने सोर्सेज से निकाल लिए जो भी उनको निकालना था और जो भी सर्कुलेट हो गया फिर वो आपके सामने समझ में आ रहा है कि कैसे सर्कुलेट हो गया। ओके, धन्यवाद सर। ये थे रिजवान सिद्दीकी जी, जिन्होंने बताया कि मॉडल जो है बिग बॉस में जाना चाहती थी, इसलिए इस तरह से पब्लिक स्टैंड पाना चाहती थी और ये रेप का आरोप लगाया है। कैमरामैन राजू के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते आप बने रहे हमारे साथ। आज हमारे साथ में जैकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं असाध्य बीमारियों से निजात पाने के लिए लोगों को होती है एक उम्मीद, और जो नाउम्मीद हो जाते हैं वो अंत में थक हार कर साइंटिस्ट मुनीर खान के पास आते हैं, जहां उनको मिलता है एक नवजीवन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट मुनीर खान की, जिनके द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ, उसके बारे में कुछ लोगों ने कई सारी बातें की है,
लेकिन कैंसर जैसी इलाज बीमारी की दवा बनाने वाले एक कंपनी के अधिकारी ने खुद अपनी मां की बीमारी के लिए साइंटिस्ट मुनीर खान से संपर्क किया। इस विषय पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा ने उस अधिकारी से मुलाकात की। उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। भारतवर्ष में बीमारियां तो कई हैं, लेकिन उसका विकल्प शायद ही है। हम बात कर रहे हैं मुनीर खान साहब की। जी हाँ, एक उम्मीद जो जगाने का उन्होंने प्रयास किया है। एक साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं मुनीर खान साहब, जिनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि ना मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही कोई हकीम। हमने ये जानने की कोशिश करी है कि आखिर बात क्या है जो मुनीर खान साहब के उस ऑफिस में लगातार मरीजों की एक लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? पंकज श्रीवास्तव। पंकज साहब, ये बताइए कि मुनीर खान साहब के यहाँ पे तमाम लोग आते हैं, दवाइयाँ ले जाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? क्या अस्पताल में लोगों का जाना कम हो गया या फिर एलोपैथिक दवाइयाँ या फिर और अन्य चीज़ों पर लोगों का विश्वास नहीं रहा? नहीं, एलोपैथिक अपनी जगह पर है, और जहाँ तक इनका मुनीर खान साहब का सवाल है, सभी को एक लगता है कि अगर एलोपैथिक काम नहीं कर रही है तो एक बार ट्राई करना चाहिए ये भी। इनफैक्ट मैंने भी अपनी मदर के लिए लिया है ये एलोपैथिक के साथ साथ ये ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ, एंड जॉइंटली मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और उनको किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित और या फिर हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा लगातार मधुमेह जैसी एक जो बड़ी बीमारियां घर कर रही हैं, उससे निजात पाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं जहां पर लंबा चौड़ा बिल दे दिया जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में एक विकल्प के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं मुनीर खान साहब, जहां मरीजों की संख्या जहां जितनी थी उससे अब तिगुनी से भी अधिक हो चुकी है। भारतवर्ष के कई राज्यों से मरीजों का इनके क्लिनिक पर पहुंचना बदस्तूर जारी है। हमारे साथ स्पेशलिस्ट हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। एलोपैथिक अपनी जगह पर है, वो भी अपना काम करती है। आयुर्वेदिक अपनी जगह है, वो भी अपना काम करती है। होम्योपैथिक भी अपनी जगह काम करती है। लेकिन मुनीर खान साहब द्वारा दिए गए दवाइयों से लोगों को किस प्रकार लाभ मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे। तमाम चीज़ें हैं, तमाम रास्ते खुले हैं लोगों के लिए। कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, तमाम इस तरह की असाध्य जो बीमारियां हैं वह एक प्रकार से लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। मुनीर खान साहब कितने सार्थक हैं ऐसी रोगों से निजात दिलाने में लोगों के लिए? नहीं, ये भी एक ऑप्शनल मेडिसिन है जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं साथ में। और मेडिकली अगर देखें तो ये भी somehow it is beneficial. So straightforward we cannot say that role of allopathic is gone or ये, but yes, this medicine is also help to revive your body once again. चलते चलते एक लाइन में आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि हमें आप ये बताने की कोशिश कीजिए। मुनीर खान साहब कहते हैं कि प्राकृतिक जो चीज़ होती है, गॉड गिफ्टेड जो चीज़ होती है, बॉर्न जब जन्म लेता है इंसान, ऊपर वाले ने जो अंग उसे दिए हैं, जो चीज़ें उसे दी हैं, उसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। कितना मानते हैं इसको आप? बिल्कुल सही है, उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जितना हो सके अपनी नेचुरलिटी में रहे आदमी, ओरिजिनलिटी में रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा हो या फिर हेल्थ की बात हो, तमाम जो चीज़ें हैं अब वह एक व्यवसायीकरण कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों का व्यवसाय का एक केंद्र बन चुका है। ऐसे में एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसका कोई सदस्य यदि किसी असाध्य बीमारियों से रोग ग्रसित हो तो उसके स्वास्थ्य का इलाज करा पाने में वह परिवार पूरी है। आने वाले दिनों में मुनीर खान साहब द्वारा दिए गए दवाइयों से लोगों को कितना फायदा हो रहा है, इस पर होगी हमारी पैनी नजर। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ अवनिंद्र आशुतोष और संजय मिश्रा, लेमन न्यूज। और बात करेंगे गुजरात में हो रही लगातार बारिश से सरदार सरोवर नर्मदा डैम से पानी ओवरफ्लो होने लगा है। डैम के गेट बंद होने के बावजूद भी पानी तेजी से ओवरफ्लो हो रहा है। आपको बता दें कि डैम पर बना 1200 मेगावाट का भूगर्भ संयंत्र बिजली केंद्र अभी भी बंद है। अहमदनगर के मालधाड़ गांव के समाज सेवक साहेबराव नवले ने शिवसेना में प्रवेश किया, जिनके साथ गांव के पूरे
4000 लोगों ने शिवसेना में प्रवेश किया है। हर घर में शिवसैनिक इस मुहिम के साथ लोगों को शिवसेना में शामिल। आणि आपला विकास कोणावर दोष देण्याचं काही कारण नाही। कोणी काय केलं आहेत, विमानं उडणार आहेत, आपले 2 टायमाची खाण्याची पण विमानात बसण्याचं स्वप्न पिक्चर मध्येच पाहून आपलं पूर्ण होणार। तेव्हा या सगळ्या गोष्टी गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जमकर बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में आमतौर पर कई बीमारियों का खतरा रहता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए महानगर पालिका ने पोस्टर मुहिम छेड़ी है। दरअसल राजकोट मनपा ने जनता के हित में एक अनोखा कदम उठाया है। जाहिर है मानसून में कई बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। इसी के चलते राजकोट मनपा ने इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को पोस्टर के जरिए सचेत किया है। इन पोस्टरों में मानसून में बीमारियों से कैसे सेहत का ख्याल रखें उस बारे में तफसील से बताया गया है। आरोग्य डिपार्टमेंट ने जो बारिश के टाइम पे जो डिजीज होते हैं उसके सामने उसको लोगों को जागरूक करने के लिए मलेरिया विभाग ने और हमारे पूरे आरोग्य टीम ने अलग अलग पोस्टर बनाए। उसमें लोगों को जानकारी दी है कि आप ये ज़रा ध्यान रखिए, और उसकी वजह से ये जो आरोग्य की हमारी टीम है वो कम से कम हमारे राजकोट वासियों को प्रॉब्लम हुए, और अवेयरनेस की वजह से वो लोग जागरूक होने से आरोग्य में भी अच्छा रहेगा और लोगों भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके लिए हमने अलग अलग पोस्टर्स बनाए, और ख़ास तौर पे बहनों के लिए जो घर में काम करती है, पानी भरती है, तो जहाँ मच्छर बनते हैं, मलेरिया के होते हैं, डेंगू के होते हैं, तो उसको उसमें अवेयरनेस आए, उसको जागृति मिले, इसलिए हमने ये बैनर्स बनाए। नवी मुंबई के पनवेल में तहसीलदार दफ्तर के कर्मचारी अपनी मांगों की चलते हड़ताल पर चले गए हैं। इसी का जायजा लिया लेमन न्यूज की टीम ने। आइए आपको दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त पनवेल के तहसील ऑफिस में हूं। तहसील ऑफिस की अगर बात की जाए तो आज लगभग 4 दिनों से तहसील के जो दफ्तर है उसके कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं। और हमारी डिमांड और कर्मचारियों की डिमांड ये है कि इस डिपार्टमेंट में पेमेंट के स्केल पे लेके काफ़ी लोग नाराज है। पेमेंट स्केल के बारे में हमने वो ये कहा है कि नायब तहसीलदार गैजेटेड ऑफिसर बना दिया है, लेकिन इसको पेमेंट क्लास 3 का पेमेंट दिया जाता है। सेकंड थिंग, इसमें एमपीसी थ्रू जो हर डिपार्टमेंट में 2 ही पोस्ट भरी जाती है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एमपीसी थ्रू नायब तहसीलदार और डेप्यूटी कलेक्टर 3 पोस्ट भरी जाती है। हमारी गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि जो नायब तहसीलदार ये पद है, ये हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी है उन लोगों को प्रमोशन से भरा जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और जो जिस पोस्ट पर काम पर लगे हैं उनको उसके कार्य क्षमता को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए उनके पद की उन्नति होनी चाहिए। फिलहाल मामला अब गेंद सरकार के पाले में है। कर्मचारी यहाँ के स्ट्राइक पर उतरे हुए। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है, क्या रुख इख्तियार करती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साहब, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। और बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी खबर की, जहां पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक और झटका देते हुए आईसीसी ने रविंद्र जडेजा से झड़प के मामले में जेम्स एंडरसन को दोषी करार नहीं देने के न्यायिक आयोग के फैसले को सही ठहराया है। आईसीसी ने बीसीसीआई को बताया कि न्यायिक आयोग के फैसले से हम संतुष्ट है और इसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। आपको बता दें कि पहले टेस्ट में रविंद्र जडेजा और एंडरसन के बीच हुई झड़प में आईसीसी ने दोनों को निर्दोष बताया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने एंडरसन पर जांच की फिर से मांग की थी। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अरविंद लक्ष्मण आप्टे का पुणे में निधन हो गया। 79 वर्ष के आप्टे लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार मंगलवार को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आप्टे 1959 में इंग्लैंड दौरे पर गए थे। कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ की अगुवाई में आप्टे ने तीसरे टेस्ट में पंकज रॉय के साथ पारी की शुरुआत की थी। इसके अलावा 58 फर्स्ट क्लासेस मैचेस भी उन्होंने खेले हैं।
दिल्ली में जल्द चुनाव की मांग पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है और चुने हुए विधायक घर पर क्यों बैठे हुए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इस मामले में जनता क्यों सजा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 5 हफ्ते का समय दिया है जवाब देने के लिए। केंद्र सरकार से दिल्ली में सरकार के गठन के मसले पर पूछा है कि इस दिशा में अब तक क्या कोशिश की गई है। वहीं दिल्ली में सरकार गठित करने के लिए आगे नहीं आने के बावजूद विधानसभा निलंबित रखने पर भी न्यायालय ने सवाल उठाए हैं। मेरठ में एक युवती के साथ हुए गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन मामले को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। इस मामले में मंगलवार को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में हालात तनावपूर्ण और नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिले में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पुलिस बल के साथ ही आरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई है। वहीं इस मामले को सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। सियासी गलियारों में भी मामले को लेकर काफी उबाल है। बीजेपी इसकी सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर रही है। वहीं अखिलेश सरकार पर इसे लेकर विपक्ष ने हमले तेज कर दिए। आपको बता दें कि खैर खौदा क्षेत्र निवासी युवती का 23 जुलाई को अपहरण हुआ था। रविवार को युवती अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकली। युवती ने खुलासा किया है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान नवाब सलाउद्दीन और उसकी पत्नी और 6 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। की थी, उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे। हम पहले हाफ उड़ रही पहले फिर उसके बाद में वहाँ पे 2 पाई वहाँ 2 पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है और फिर उसके बाद में एक वो उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे किसी और अपनी ससुराल मदरसे वाले कहीं और हो पाई उससे आगे एक गाँव और फिर उसके बाद में जो किसी मुजफ्फरनगर फिर उसके बाद में फुलत मुजफ्फर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार की गई। थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दी गई और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए मैंने आदेश कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।